8 मान लीजिए, 3 मान लीजिए प्रतिशत ऐसा हिस्सा है जो सीवियर फॉरेस्ट फायर की कैटेगरी में आता है। भीषण आग की कैटेगरी में आता है। जबरदस्त आग, जहां पर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बहुत ज्यादा रहती है, और लगभग 35 से कुछ ज्यादा 35.71 है, लेकिन हम यहाँ पर 35% ही लिख रहे हैं। 35% फॉरेस्ट अछूते हैं, इंटैक्ट है। लगने की कोई मेजर घटना या रिपोर्टेड घटना हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। जो ऊपर के जो 65% ये जो जंगल है, जैसे जो 54% है, 54% जहां पर समय समय पर कभी आग लग जाया करती थी, वहां पर अब इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और जहां पर कभी आग नहीं लगती थी, इनके अंदर जो क्षेत्र है 35% का, इनका दायरा धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। तो तेलंगाना जैसे प्रदेशों में, उड़ीसा जैसे प्रदेशों में अब आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी आपने इसी साल सुना होगा सिमलीपाल, उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल में आग लगी और भयंकर आग लगी। लेकिन शायद अगर आप एक सामान्य व्यक्ति होंगे, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते होंगे, तो आपने इसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं देखी होगी, आपका ध्यान भी इस तरफ नहीं गया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो मीडिया की रिपोर्टिंग होती है वो इस बात के लिए होती है कि कौन सा एक्टर किस एक्ट्रेस के साथ आज घूमने गया, किस एक्ट्रेस ने किस तरह का ड्रेस पहना, कौन सा एक्टर बिना ड्रेस के सड़कों पर डांस कर रहा है, कौन सा पॉलिटिशियन किस पार्टी में ज्वाइन करने गया, किस पार्टी को उसने छोड़ा, किसको उसने गाली दी, किसने किसकी पगड़ी उछाली, किसने किसको थप्पड़ मारा। इन्हीं सारी चीज़ों में, दो ही चीज़ों में, पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, और बचा कुचा क्रिकेट में, स्पोर्ट्स भी नहीं कहूँगा मैं, क्रिकेट में, इन्हीं सब चीज़ों में मीडिया हमारा उलझा हुआ है। और आजकल तो उसको एक और बहाना है। बहाना क्या है? मतलब कि रिपोर्टिंग है कोरोना का। तो फॉरेस्ट फायर की रिपोर्टिंग बिना संवेदनशीलता के, बिना सेंसिटिविटी के, बिना डिग्निटी के और बिना ईमानदारी के नहीं की जा सकती है। और दुर्भाग्य से हमारी मीडिया में ये सारी चीज़ें नाम मात्र की, लेश मात्र की बची हुई है या नहीं बची हुई। फॉरेस्ट फायर की खबर हो सकता है कि सिमलीपाल वाली आपने ना भी सुनी हो, आपने तभी सुनी हो जब आपको जंगल की आग तैयार करनी पड़ी। तो यहाँ पर इस तरह की समस्या हमें देखने को मिल रही है। अब जब समस्या देखने को मिल रही है, तो आपदा के रूप में इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए भाई? तो फॉरेस्ट फायर आपदा क्यों बनती जा रही है? क्योंकि एक तरफ इसकी तीव्रता बढ़ रही है, एक तरफ इसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारिता या आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, और एक तरफ इसके क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। कर ये फॉरेस्ट फायर एक डिजास्टर या आपदा का रूप धारण कर ले। हो सकता है कि आपको बड़ा आसान सा दिख रहा है, लेकिन ये डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब नंबर खींचने होते हैं एग्जामिनर से। तो यही डायग्राम, यही डेटा, यही रिप्रेजेंटेशन है ना, यही मैपिंग ही आपको नंबर दिलाते हैं, और अच्छे शब्द आपको नंबर दिलाते हैं। लंबा आंसर, बड़ा आंसर कभी नंबर दिलवाने में सहायक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर उसमें अच्छे शब्द ना हो, अच्छे तथ्य ना हो, अच्छी संकल्पना ना हो, प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर ना हो, तो उसमें यह नंबर मिलना कठिन हो जाता है। तो अगर आप ये दर्शाते हैं कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद द एरिया ऑफ फॉरेस्ट फायर हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे, तो इसको आपदा की कैटेगरी में रखा गया। भारत में जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होते हैं इसके, प्रभावित क्षेत्र की अगर सबसे अधिक बात करें, सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो असम का एरिया, मणिपुर का एरिया और त्रिपुरा का एरिया, ये जो 3 एरिया है ना, ये 3 एरिया बहुत ज्यादा हाईली फायर है, हाईली वल्नरेबल। असम, त्रिपुरा और मणिपुर। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कहीं जंगल में आग लगती नहीं है, फॉरेस्ट फायर होता है, जंगल में आग लगती है, लेकिन जो हाईली प्रोन एरिया है वह यही थी। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये एफएसआई की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसी रिपोर्ट के अनुसार वही फॉरेस्ट फायर को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, और वही बताता है कि कहाँ पर जंगल में आग लगी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसी के आधार पर ये फॉरेस्ट फायर देखे जाते हैं।
मतलब अब प्रभावित क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्से को लिया जा सकता है वैसे तो, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी बिहार में तो जंगल है ही नहीं, आग लगेगी कहाँ से। उड़ीसा आप देख ही रहे हैं, तेलंगाना, राइट, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी, ये नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है ना, हिमालय के जो वनस्पति है, यहाँ पर भी आग लगती रहती है। जहां जहां आपको फॉरेस्ट दिखाई दे, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं तो होती रहती, लेकिन ज्यादातर घटनाएं ये माउंटेनिंग एरिया में होता है, हिली रीजन में होता है, हिमालयज में होता है, और दूसरा प्लेटू, ईस्टर्न प्लेटू वाले एरिया में हो रहा है, जहां पर उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत में प्रभावित क्षेत्र है तो ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है पूर्वोत्तर भारत में, और दूसरा इस हिमालय के क्षेत्र में। सिमलीपाल चूंकि एक इन्वायरमेंट के रूप में एक सेंसिटिव जोन हो जाता है, एक महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है, इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, वहाँ पर विविध प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, विविध प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, विविध प्रकार की वनस्पतियां, प्रजातियां, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और उस जंगल में आग लगी रही तो पर्याप्त रूप से नहीं किया, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो गया। इकोनॉमिक लॉस तो होता ही होता है, लेकिन आजकल आप देख ही रहे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश के एक जंगल को हीरों के लिए काटा जा रहा है, डायमंड्स के लिए काटा जा रहा है, ग्रीन डायमंड्स आर बीइंग कट फॉर द व्हाइट डायमंड्स, ग्लासी और चमकदार डायमंड्स के लिए हम लोग काट रहे हैं किसको, या हरित क्षेत्र को काट के खत्म कर रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कहाँ है संवेदनशीलता, जहाँ एक एक बात पर लोगों का संगठन बनाने का रिवाज है भारत में, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, गैर आरक्षण के नाम पे, आरक्षण मिलना चाहिए इस नाम पे भी संगठन बना हुआ है, एक में नहीं मिलना चाहिए इस पर भी एक संगठन बना हुआ है। पानी के लिए, पानी बचाओ, पानी के कंजर्वेशन को लेकर आप एक संगठन का नाम देखिए, कितने लोग जागरूक, पर्यावरण की जागरूकता कितनी। तो ये जागरूकता का अभाव है, इस अभाव की वजह से ऐसी चीजें ना तो रिपोर्ट की जाती है, और जिस समाचार एजेंसी ने या जिस मीडिया हाउस ने इसको दर्शाया भी होगा सिमलीपाल के फॉरेस्ट फायर को, तो उसको देखने वाले लोगों की संख्या भी बड़ी कम रही होगी, इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब सीधा सा एक जो भाव आता है मन में, अरे जंगल में कहीं आग लग गई, ये बड़ी ही लापरवाही और बहुत बड़ी ही अनभिज्ञता और अशिक्षित व्यक्ति के हिसाब का भाव, ये भाव ठीक नहीं। चलिए, तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर और बाकी सारे आपको राज्य हमने बता ही दिया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट फायर के नजरिए से अगर देखा जाए तो। बाकी पश्चिमी घाट में भी जंगल में आग लगी जाती है। अब शुष्कता धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी अपनी चरम की ओर चलती जा रही है। अगर हम लोग इस साल का ये मान लीजिए नंबर ऑफ फायर्स करें, और यहाँ पर एरिया रखें 20 साल का, मान लीजिए कि हम लोग रख रहे हैं 2000 से लेकर 2005, 2010, 2015, 2021, ऐसे अगर हम लोग रख लें तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ फायर्स है, इनका ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ग्राफ जा रहा है, फायर इस तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब फॉरेस्ट फायर ऐसे बढ़ेंगे तो इसमें जो प्रभावित लोग होंगे, प्रभावित समुदाय होगी या क्षति होगी, ये क्षति भी इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, क्षति भी इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी, उसकी भी संख्या बढ़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय होती है, मानवीय क्षति होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके मवेशी भून जाते हैं उसी में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, तो वहाँ की स्थानीय सैकड़ों जातियां जो जैव विविधता का अहम हिस्सा होती हैं, महत्वपूर्ण अंग होती हैं, वे सब जातियां उसमें भून गई, जानवर जल रहे थे, और हजारों की संख्या में, लाखों की तादाद में, अगर छोटे बड़े जानवरों की बात करें हम लोग, तो लाखों की तादाद में वहां पर मर गए। कुछ जानवर तो ऐसे भी मरे होंगे, कुछ जीव ऐसे भी मरे होंगे जिनका रिकॉर्ड नहीं होगा, चींटी जल के मर गई। लेकिन इन्वायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, पर्यावरण के लिए चींटी जरूरी तो है ही, जरूरी तो बैक्टीरिया भी, जरूरी तो फंगस भी, जल के खाक हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्षति यहाँ पर देखी जाती है। ये है कि भाई प्रबंधन के लिए क्या किया जाए, फिर मैनेजमेंट को कैसे इसका प्रबंधन किया जाए। कई सारी बातें हैं। बात क्या है, तो बात 3 चरणों में है। एक तो है प्री फायर या प्री डिजास्टर, दूसरा है ड्यूरिंग डिजास्टर, और तीसरा है पोस्ट डिजास्टर। प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, आपदा से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद।
और प्रबंधन हम लोग कैसे कर रहे हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के अनुसार कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन चक्र के अनुसार इस प्रबंधन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीजों से देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, आपदा प्रबंधन चक्र, अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही ये शामिल है। तो उस एक्ट की कुछ टेक्निकल बातें जब आप अपने उत्तर में लिखते हैं, आंसर में लिखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ अंक बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। जंगल है, वहां पर आग लगने की संभावना है कि नहीं है, तो हम लोग पहले चरण से ही, प्री डिजास्टर से ही अगर इसकी तैयारी करना शुरू कर दें, तो पोस्ट डिजास्टर तक आते आते हमारा भार काफी हद तक कम हो जाता है। पहली बात का भरपूर प्रयोग करना है। तकनीक का प्रयोग करना है। दूसरी बात, जन जागरूकता। तीसरी बात, जन सहभागिता। और चौथी बात, आवश्यक संसाधन, रिसोर्सेज। ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तकनीक का प्रयोग हम लोग प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर में भी करेंगे। जन जागरूकता का प्रयोग तीनों चरणों में करेंगे। जन सहभागिता तीनों चरणों में लिया जा सकता है। और आवश्यक संसाधन की आवश्यकता तो हमेशा से पड़ती है। अब इन सारी चीजों की मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको चरणबद्ध तरीके से जरा समझने की हम लोग कोशिश करें। आपदा पूर्व। आपदा पूर्व के 3 चरण आपके दिमाग में होने चाहिए, यहां लिखिए या मत लिखिए। आपदा पूर्व के 3 चरण आपके पास होने चाहिए, मतलब कि प्रिवेंशन, या तो आग को पूरी तरह से रोक दी जाए। दूसरा क्या है? मिटिगेशन, उसके प्रभाव को कम किया जाए। और तीसरा है प्रिपेयरनेस, तैयारी की जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मैपिंग करना है। मैपिंग, मानचित्रण। मानचित्रण, और इस मानचित्र में हमें जो फायर प्रोन एरिया है, इंटेंस फायर या गहन अग्नि संभावित क्षेत्र की पहचान करनी है। और उसके नियर बाई एरियाज में हमें संसाधन को इकट्ठा रखना है, मतलब जो भी संसाधन की आवश्यकता वहां पर पड़ सकती है। उसके अलावा कारणों से हो रहा है तो मानवीय कारणों को रोकने की कोशिश करें। भाई, झूम एग्रीकल्चर का ऑप्शन दीजिए आप लोगों को। लोग अगर ईंधन के लिए जंगल को जला रहे हैं तो उस ईंधन का विकल्प दीजिए उनके पास। पराली लोग जला रहे हैं तो पराली को गलाने का, जैसे अब कोई केमिकल आया है, रसायन आया है, जिसको आप पराली के ऊपर छिड़क दीजिए, वह पराली शायद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में भी कन्वर्ट हो जाता है, या कुछ फायदा ऐसा फर्टिलाइजर का वो देने लगता है। उस तरह की चीज़ों को आप फ्री में दे दीजिए ना किसानों को, क्योंकि पराली जलाएंगे किसान, धुआं उठेगा, पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन को कॉम्बैक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन से लड़ने के लिए आपको संसाधन तो वैसे भी खर्च करने हैं, तो आप शुरू में ही दे दीजिए ना, कम से कम पॉल्यूशन तो नहीं होगा। आपका संसाधन तो वहाँ भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा, लेकिन पॉल्यूशन से आप बच जाएंगे ऐसी स्थिति में। तो इस तरह के विकल्प आप उनको मुहैया करवाइए, ताकि मानव जनित कारणों से जो आग लग रही है वो आग मिनिमम हो सके या नहीं हो सके। शून्य तो नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य कभी इतना नहीं सुधर सकता है कि कोई भी उसके द्वारा किए जा रहे कुकर्म खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन फिर भी जो आग लगनी ही लगनी है, नेचुरल कॉजेज से जो आग लगनी है, उसके लिए हम लोग प्रबंधन ही कर सकते हैं। गहन अग्नि संभावित क्षेत्रों की पहचान करें। जब वैसे क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं तो वहां पर संसाधनों को डिप्लॉय कीजिए, नंबर 1। दूसरा, वहां आसपास के लोगों में, मतलब आसपास के क्षेत्रों में बस्तियां बसाने से मना कीजिए। कि जंगल से सटकर, करीब भारत में 2.25 लाख गांव, लगभग 2.25 लाख गांव भारत में जंगलों के करीब रहते हैं, कि जो जंगल की आग से प्रभावित हो सकते हैं। 1,70,000 के आसपास मेरे ख्याल से ये गांव की संख्या है। आबादी को बसने से मना कीजिए, तो वहां पर आबादी ना बसे, थोड़ी दूर बसे। तीसरी चीज, जंगल से सटे हुए क्षेत्र में कृषि अगर अवॉइड किया जा सके तो कृषि कार्यों को अवॉइड कीजिए। पांचवी बात, उस क्षेत्र में आप जलाशय वगैरह, मतलब कि जो वाटर बॉडीज हो सकते हैं, तालाब हो सकता है, बावड़ियाँ हो सकती हैं, पोखर हो सकते हैं, ताल तलैया हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का निर्माण करने की कोशिश करें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो बरसात के दिनों में पानी स्टोर होगा। दूसरा, जब वाटर बॉडी होती है तो वो उस जगह के तापमान में कुछ कमी आती है, पानी के ऊपर से गुजरती है, तो हवा की कुछ ऊर्जा पानी को वाष्पीकृत करने में खर्च हो जाती है, अंततः हवा के टेम्परेचर में कमी आती है। और तीसरा फायदा क्या होगा कि अगर आग लगती है जंगल में तो पास में ही पानी मिल जाएगा और आग बुझाने में मदद मिलेगी। तो कई सारे फायदे हैं, पानी के फायदे ही फायदे। तो पहले मैपिंग कर लीजिए, हजार्ड मैपिंग कीजिए, गहन क्षेत्रों की पहचान कीजिए, मॉडरेट क्षेत्रों की पहचान कीजिए, लो फ्रीक्वेंस क्षेत्रों की पहचान कीजिए, जहां पर अग्नि की बारंबारिता उतनी अधिक नहीं। क्या करें कि वहां के लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट कीजिए।
जागरूकता कि भाई जंगल आप ही के लिए है और जंगल को बचाएंगे तो हमारा भविष्य बचेगा। हालांकि उसके लिए एग्जाम्पल सेट भी करना पड़ता है, मैं ये भी मानता हूँ। एक तरफ आप खुद जंगल काटिए, मतलब खुद ही खैनी खाओ, और दूसरों को बताओ कि खैनी खाने के नुकसान बहुत है, तो आपके भाषण पर कोई ज़्यादा ध्यान कोई देगा नहीं। कम से कम सरकारी, अब कई लोग सवाल जवाब भी करते हैं कि तो सरकार जंगल काट क्यों रही है, हम क्यों बचाएं, हमने ठेका ले रखा है क्या जंगल बचाने का। बात उनकी अतार्किक नहीं है, कुतार्किक बेशक हो सकती है, कुतर्क हो सकता है, लेकिन उसमें तर्क तो है ही। चाहिए कि जंगल से जीवन है और जंगल को बचाने का भरसक प्रयास करें, और जंगल में आग लगने पर क्या क्या करना चाहिए उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षित कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, प्रशिक्षण उनको देने की आवश्यकता है, स्किलफुल बनिए। फिर है पूर्व सूचना। सूचना प्रणाली को दुरुस्त करना। प्रणाली को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब पूर्व सूचना के लिए हमने बताया कि हमारे पास 2 सैटेलाइट या 2 सेंसर काम करते हैं, एक है मोडीज और एक है आपका इनकी अपनी अपनी कुछ कमियां हैं। होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल लें हम लोग कि मोडीज जो है वो 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं ना, टेक्निकल हो जाएगा ज़्यादा, तो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के पिक्सल पर यह डेटा आइडेंटिफाई करता है। मतलब 1 किलोमीटर, जैसे आपके मोबाइल में होता है ना 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, अब तो 48, 50, 60, 70, 80, कई 100 मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं। तो पिक्सल का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में इनके सब पिक्सल बचे हुए हैं। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, तो इसके 1 किलोमीटर के दायरे में इसका पिक्सल बटा हुआ है, और उसी पिक्सल में यह आग को आइडेंटिफाई करता है। भी वैसे ही करता है, इसका एरिया थोड़ा सा कम है, मेरे ख्याल से 750 इंटू 750 के पिक्सल में ये लेता है, 750 मीटर इंटू 750 मीटर के एरिया को पिक्सल के रूप में यूज करता है। अब इनके साथ समस्या क्या है कि अगर सैटेलाइट ऊपर जा रहा है, नीचे आग लगी हुई है, तो नीचे के तापमान को ये सेंस कर लेता है, सेंस करके स्टेशन पर भेज देता है। समस्या कब आती है कि कई बार ये जंगल है, नीचे वाले हिस्से